Hello children. In previous lecture we will discuss about the topic rise of Hitler. पिछले टर्म में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हिटलर का उद्भव हुआ है, कैसा कंडीशन बना जर्मनी में कि जर्मनी में एक डिटेक्टर जो कभी ये सिंपल एक आर्मी का मैसेंजर हुआ करता था, ये किस प्रकार राजनीति में आया, पॉलिटिक्स में आया, अपना एक पार्टी बनाया नाजिस्ट पार्टी, और उसके बल पे कभी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करके किस प्रकार वह जर्मनी का तानाशाह बना। कुछ ऐसे पॉइंट हमने पिछले टर्म पे देखा था। आज उसी राइज ऑफ हिटलर को थोड़ा कंटिन्यू लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था 1923 में हिटलर ने जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वीमर, उसके खिलाफ एक आंदोलन किया था, एक रेवोल्यूशन किया था, लेकिन रेवोल्यूशन फेल हो गया और ये जेल में चला गया। 1928 और 29 में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, और उस क्राइसिस के बाद ठीक जर्मनी में होने वाला है एक इलेक्शन, और इस इलेक्शन में नाजिस्ट यानी हिटलर की पार्टी को ज़बरदस्त वोट मिला। वोट मिलने के पीछे कई रीज़न थे। पहला दिया है, हिटलर वाज ए गुड स्पीकर। स्पीकर बहुत अच्छा था। हिटलर कहा जाता है जब ये बोलने लगता था तो जो इंसान आसपास भी गुजरते थे वो भी खड़े होकर एक बार हिटलर को ज़रूर सुनते थे। हिटलर अपनी बातों में कई लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करता था। उसकी बातें इतनी तेज़ थी कि तुरंत इंसान उसके साथ उसके हेल्प के लिए आ जाता। ही प्रॉमिस टू गिव जॉब। उसने कहा कि वह अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देगा जर्मनी में, और जितने भी नव युवक हैं उन सबको कोई ना कोई रोज़गार ज़रूर देगा, और ऐसा वो तभी देगा जब आप उसके आप साथ रहेंगे। ही वह अपने प्रचार में एक नई प्रकार की रणनीति लेकर आया था, एक नई प्रकार की राजनीति लेकर आया था। क्या करता था? मास मोबिलाइजेशन, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा करता था, रैलियाँ निकालता था, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ, पब्लिक मीटिंग करता था अच्छा खासा, और अपने जितने भी फॉलोअर्स थे, हिटलर के जितने भी फॉलोअर्स रहे हैं, उन सबको एक ड्रेस दिया था। कहा जाता है जब इसका ड्रेस पहन के वो पार्टी के मेंबर निकलते थे तो लोगों की आंखें चमक जाती थी इनके ड्रेस और इनके बिहेव, इनके स्टाइल को देखकर, और वो ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों हिटलर को एज ए मसीहा देखने लगे थे। वो हिटलर में एक मसीहा देखने लगे थे, और यही कारण है कि 1928-29 में हिटलर को उसकी पार्टी में ज़बरदस्त समर्थन दिया है पब्लिक ने, और उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। बहुत अच्छा स्पीकर था, और उतना अच्छा ही नियंत्रण लगाया इसने जर्मनी पे। नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं वो टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। किस प्रकार इसने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं यही पॉइंट कर, क्योंकि हिटलर डिक्टेटरिज्म पे विश्वास करता था यानी तानाशाही में, वो किस प्रकार डेमोक्रेसी को ख़त्म किया। गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया और धीरे धीरे पूरे जर्मनी पर नियंत्रण इसने लगाना शुरू कर दिया। इन 1933 प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग थे, ये प्रेसिडेंट थे उस समय जर्मनी के। उन्होंने हिटलर को चांसलर बना दिया 1933। पहले गवर्नमेंट फॉर्म किया, गवर्नमेंट के द्वारा इसने लीड करने लगा जर्मनी को थोड़ा सुधारना शुरू किया, और धीरे धीरे ये जर्मनी का चांसलर बन गया। याद रखिएगा जर्मनी में प्रेसिडेंट जरूर होता है, लेकिन जर्मनी का प्रेसिडेंट उतना पावरफुल नहीं होता। पावरफुल वहाँ का चांसलर होता है, और जल्द ही हिटलर चांसलर के पोस्ट पे बैठ गया। 28 फरवरी 1933 मिस्ट्रेस इन पार्लियामेंट्री। जैसा मैंने बताया था कि ये डिटेक्टरिज्म पे विश्वास करता था, डेमोक्रेसी पे नहीं। वही हुआ 28 फरवरी 1933 को इसने क्या किया, पूरे पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग थी उसमें आग लगा दिया, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये हिटलर ने ये आग नहीं लगवाई, और कुछ कहते हैं हिटलर ने ही ये आग लगवाई, और यही सही है क्योंकि हिटलर ही डिटेक्टर बनना चाहता था, और उसने ही आग लगवाया है पूरे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में इसने आग लगाकर, कहा जाता है वहाँ अपना चांसलर रूप लेकर आया है, और सिविल राइट्स को ख़त्म किया है, और साथ ही साथ एक प्रकार का रूल कायम कर दिया है। ब्लॉक फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब कोई बोल नहीं सकता था इसके खिलाफ। देन ही टारगेटेड कम्युनिज्म, और वह कम्युनिज्म को मारना शुरू किया, क्योंकि वो कम्युनिस्ट ही थी जो हिटलर के खिलाफ थे। हिटलर को कभी वो चांसलर बनने नहीं देना चाहते थे। इसलिए जब ये आग लगाया उसके बाद उसने सबके बोलने पे पाबंदी लगा दी, सारे के सारे कम्युनिस्टों पे फोकस किया। जो मीडिया हिटलर के तारीफ के लिए रहती थी उसको ये सराहता था, लेकिन जो मीडिया हिटलर के विरोध में हो वो मीडिया को ही ख़त्म करवा देता था।
ऑन 3 मार्च 1933, ये है डेट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए। इनेबलिंग एक्ट पास, इसने क्या किया, एक एक्ट बनवाया, कानून बनवाया और उस पर साइन किया। डिक्टेटरिज्म कम्स, यानी पूरी तरह डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और ये पूरी तरह जर्मनी का चांसलर अब पूरी तरह डिक्टेटर बन चुका है। इट गिव सोल पावर टू हिटलर, अब जर्मनी का सारा पावर हिटलर के पास आ गया। जो हिटलर के खिलाफ जाता उसको हिटलर खत्म कर देता, जो हिटलर के साथ होता हिटलर उसकी हेल्प कर। इस प्रकार इस हिटलर ने अब पूरे जर्मनी का नियंत्रण अब समझिए अपने हाथ में ले रखा था। अब पूरे जर्मनी में केवल एक ही पार्टी रह गई, वो पार्टी थी केवल नाजिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैथोलिक, जो मोनार्की के सदस्य थे उन सब को खत्म किया। जिसने माफ़ी मांगकर हिटलर का डिक्टेटरिज्म स्वीकार किया उसे हिटलर ने सराहा है, और जो भी हिटलर के खिलाफ गया उन सबको हिटलर ने खत्म कर दिया। किसी न किसी प्रकार से अब पूरे जर्मनी का ये हिटलर एक मसीहा बन गया। एक राइटर ने लिखा है कि जब हिटलर अपने पार्टी का प्रचार कर रहा था तो खुद आगे एक शॉर्ट तलवार लेकर चलता था, टोपी ओपी लगाकर, और पीछे उसकी सेना मार्च करती थी। देखने पे ऐसा लगता था जैसे मसीहा आगे चल रहे हो और उनके फॉलोअर उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, यानी हिटलर एज ए मसीहा बन चुका था पूरे जर्मनी का। क्लियर। आइए देखते हैं कि जब हिटलर पूरा नियंत्रण में ले लिया जर्मनी को, उसके बाद हिटलर ने क्या सुधार किया, किस प्रकार का कार्य किया, आखिर फिर उसने जर्मनी को कैसे पावरफुल बनाया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को फिर से उसने रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, उसमें पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं इकोनॉमिक, किस प्रकार इकोनॉमी को इसने सुधारा है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले उसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ करता था, नाम था जार्मर सर्च, सस्ट है, सस्ट कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग सस्ट बोलते हैं, कुछ लोग सच बोलते हैं। तो जार्मर सच एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। उसने क्या किया, इनको अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र बना दिया। जब इसने इकोनॉमिक एडवाइज़र बनवाया सर जी को, तो सर जी ने इकोनॉमी के लिए बड़ा बेहतर कार्य किया। उन्होंने एक ही काम पे फोकस किया, इन्होंने कहा ऐसा है मैं फुल प्रोडक्शन करिए और फुल एम्प्लॉयमेंट दीजिए, यानी हर एक इंसान को रोजगार दीजिए और सबसे कहिए जो वो प्रोडक्ट करते हैं, कोई भाई ग्रेन्स प्रोडक्ट कर रहा है तो वो पूरा उसको करे, हर एक तरह की सहूलियत हिटलर देगा। आप पता चल रहा है किसी कारखाने में है, फैक्ट्री ओनर्स को आप पूरा दीजिए, यानी फुल प्रोडक्शन करिए। इसी नीति के तहत कहा जाता है फॉक्स वैगन, आप देखते हैं ना एक कार चलती है फॉक्स वैगन की, तो वो इसी समय आया था 1933 के आसपास। ये फॉक्स वैगन जर्मन्स का है, तो ये उसी समय ये कार आया था। साथ ही सुपर हाईवे रोड वगैरह, आप जर्मनी का सुपर हाईवे आज भी सुनते हैं, सुपर हाईवे सुपर हाईवे, तो उसकी शुरुआत इसी हिटलर ने ही की है। इतना ही नहीं, रोड पे अच्छा खासा, पॉन्ड्स पे अच्छा खासा, अच्छे खासे रिवर्स को जोड़ा उसने, नहरों का निर्माण कराया, बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए इकोनॉमिक्स के लिए। जिन फार्मर्स के पास इरिगेशन के लिए अच्छा खासा पानी नहीं होता था उनको पानी उपलब्ध करवाया, और बहुत अच्छा कार्य किया है, फुल प्रोडक्शन करवाया है निश्चित तौर पे। क्लियर। नेक्स्ट, ही पुल्ड आउट लीग ऑफ नेशन, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो अलाइड ग्रुप था यानी ब्रिटेन का ग्रुप, उसने लीग ऑफ नेशन बना के इनके ऊपर वर्सेस का ट्रीटी थोप दिया था। हिटलर क्या किया, ही पुल्ड आउट, वह लीग ऑफ नेशन से बाहर आ गया और वर्सेस के ट्रीटी को ख़त्म किया। उसने कहा मैं कोई ट्रीटी फ्रीटी नहीं किया था और ना ही मैं किसी प्रकार का किसी को पेनाल्टी दूंगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ही रीऑक्युपाइड रॉनलैंड इन 1936, 1936 में इसने क्या किया, अपने सबसे बड़ा रिच एरिया रॉनलैंड, पिछले बार मैंने डिस्कस किया था आपको, एलाइड ऑक्युपाइड कर लिए थे ना रॉनलैंड को, उस रॉनलैंड को इसने फिर से रीऑक्युपाइड किया, यानी फिर से जीत लिया, क्योंकि ये रॉनलैंड पूरा रिच एरिया है जर्मनी का सबसे बड़ा। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, उसे फिर से ऑक्युपाई कर लिया और धीरे धीरे जर्मनी के इकोनॉमी को सुधारने लगा। ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया, हाँ इसने और क्या किया, 1938 में इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जर्मनी का पड़ोसी है, आप मैप में देखेंगे, ऑस्ट्रिया को फिर से जर्मनी में इसने मिला लिया और एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, यानी जिस देश में जर्मन भाषा बोलने वाले इंसान सबसे ज़्यादा हैं उन सब देशों को जर्मनी में मिलाएगा यह हिटलर। एक तरह से समझिएगा तो हिटलर अब अपने
देश का, अपने जर्मनी का एक्सपेंशन कर रहा है। जहाँ जहाँ जर्मन भाषी सबसे ज़्यादा रहेंगे उन सब राज्यों को अब मिलाएगा जर्मनी में हिटलर। ये काम है इस हिटलर का, क्योंकि हिटलर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना चाहता है और स्ट्रांग तभी बनेगा जब अच्छे खासे रिच एरिया जर्मनी के अंदर आएंगे। इसीलिए उसने रानलैंड को जीता जो उसी का था। साथ ही साथ उसने ऑस्ट्रिया जैसे देश को मिलाया जर्मनी में। आप सब ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये काम इतने आसानी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए एलाइड ग्रुप का कोई ना कोई ऐसा देश तो जरूर है जो अंदर ही अंदर हिटलर का थोड़ा तो हेल्प कर ही रहा है। सच बताऊं तो वो देश खुद ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने ही हेल्प किया था ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिलाने को। लेकिन ब्रिटेन ये नहीं जानता कि उसने शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा लगा दिया और वही शेर कभी उसी ब्रिटेन को खाने के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहा जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार से किसी प्रकार का कोई झगड़ा था ब्रिटेन का, और उसका बदला लेने के लिए इसने जर्मनी को एंट्री करने दिया ऑस्ट्रिया में। क्लियर? तो ऑस्ट्रिया को इसने कब्जे में कर लिया। नेक्स्ट उस साच के बारे में मैंने बताया था, तो याद रखिएगा। साच ने 3-4 साल बड़ा अच्छा कार्य किया, 2-3 साल बड़ा अच्छा कार्य किया, इकोनॉमी भी सुधरा। लेकिन साच ने क्या कह दिया, उसने कहा कि ऐसा है हिटलर, आप आर्मी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। अरे भैया, आर्मी में इन्वेस्ट नहीं करेगा वो भी हिटलर। हिटलर आर्मी के ही ऊपर तो डिपेंड है। अगर आर्मी ही खत्म हो गया तो हिटलर कहाँ बचेगा। तो हिटलर ने क्या किया, नाराज हो गया और सर्च को उनके पद से हटा दिया। क्लियर? नो इन्वेस्टमेंट में आर्मी, उन्होंने कहा था आर्मी में इन्वेस्ट मत कीजिए, मैक्सिमम मत इन्वेस्ट कीजिए, सो रिजाइन। उनको क्या किया, उनके पद से हटा दिया। यानी अगर आप हिटलर के जैसे बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हिटलर के खिलाफ एक भी सेंटेंस आ रहा है तो कभी हिटलर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कोई भी हो। सर्च ने इतना अच्छा कार्य किया है इकोनॉमी को लेकर। अगर जर्मनी में इकोनॉमिक सुधरा है, इकोनॉमिक कंडीशन, तो उसमें सर्च का बहुत बड़ा रोल था। ठीक, आगे बढ़े। इन सितंबर 1939 जर्मन अटैक पोलैंड, हाँ लीजिए, जिसका इंतजार था सेकेंड वर्ल्ड वार जो लड़ा इस हिटलर ने, उसकी शुरुआत हो गई। 1939 में पोलैंड में भी जर्मन भाषी बहुत हैं। इसीलिए उसने क्या किया, पोलैंड पर अटैक कर लिया और पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। पोलैंड का जाना ब्रिटेन को झटका लगा, क्योंकि पोलैंड से ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग प्रॉफिट होता था। पोलैंड समझिए बहुत बड़ा मार्केट था ब्रिटेन का, और इस हिटलर ने आपके सबसे बड़े मार्केट यानी पोलैंड को छीन लिया। एक तरह से ब्रिटेन के सबसे बड़े ट्रेडर देश को छीना, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस बर्दाश्त नहीं कर पाए। और यहीं से शुरू होता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार, जो शुरू हुआ है सितंबर 1939 में और आगे बढ़ेगा। जहां एक तरफ जर्मन्स और उनके कुछ दोस्त होंगे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और बाद में यूएसए जैसा देश होगा। तो ये है जर्मनी का इकोनॉमिक कंडीशन, जर्मनी को स्ट्रांग बनाने का तरीका। और इस नीति और इस कार्य के द्वारा इस हिटलर ने जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाया। सच ने एक और बात कही थी। सच ने कहा था आर्मी में इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन हिटलर तो एक ही सोचता था, इकोनॉमी बचाना है भैया तो किसी देश से युद्ध करना होगा और उस देश को लूटना होगा। यानी थिंकिंग एकदम सच से अलग थी, क्योंकि हिटलर यही मानता ही था। वो कहता था अगर अपनी इकोनॉमी सुधारना है तो भैया दूसरे देश पर अटैक करो, उसका सारा धन लूट लो। और इसी वजह से हिटलर सर्च को हटाकर सेकेंड वर्ल्ड वार की तैयारी करने लगा। और हिटलर को अपने देशवासियों से किए वादे का बदला भी लेना था उस ब्रिटेन से। इसीलिए इस हिटलर ने बिना सोचे समझे सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत की। शुरुआत अच्छी बहुत रही है, निश्चित तौर पे स्टार्टिंग सफलता मिली, लेकिन आगे जाकर इस जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वार में पराजित होना पड़ेगा और इस हिटलर का सितारा फिर से डूबेगा। क्लियर? तो 1939 की स्टोरी, आगे का जो स्टोरी है, जो इसके पॉइंट्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसे पढ़िए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू।